हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हंटर 45 में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ रीवर्क इस बुक की समरी, जो कि बुक लिखी है जेसन फ्राइड जी ने। स्टार्टअप कैसे स्टार्ट करें। क्या आप जानना चाहते हैं कि मल्टीमिलियन कंपनी बनाने से रीवर्क के लेखकों ने क्या सीखा? तो इस किताब के साथ चिपके रहे। हम आपको महत्वपूर्ण आइडिया के बारे में बताएंगे। आपका आइडिया किस चीज़ से जुड़ा होना चाहिए जिसके लिए आप लड़ोगे। विशेष रूप से केवल बिजनेस इसलिए शुरू न करें क्योंकि आप बहुत सारा पैसा बनाना चाहते हैं। चैप्टर नंबर 1, चेंज द वे यू वर्क फॉरएवर। ज़रूर कभी कभी इस लालची रुख से भी सफलता मिलती है, लेकिन बहुत बार यह नुकसान पहुंचाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि आप केवल पैसे पर ध्यान देते हैं तो आप कभी कभी ज़्यादा पैसा बनाने के चक्कर में अपने कंपनी के आसपास के ज़रूरी कामों पर लापरवाही करोगे, और यही लापरवाही लंबे समय में हर एंगल से बहुत नुकसान पहुंचाएंगी। मान लीजिए कि आपने एक छोटी सी कंपनी शुरू की है जो एक एप्लीकेशन बनाती है। आपके पास केवल कुछ कर्मचारी हैं, लेकिन निश्चित रूप से आप भविष्य में कहीं ना कहीं इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब यदि आपका ध्यान सिर्फ पैसा कमाना है तो आप शुरुआत से ही इसे फैलाना शुरू कर दोगे और अधिक से अधिक एम्प्लॉय को हायर करोगे। बहुत बार इसका मतलब है कि आप बहुत कम सैलरी दोगे और अनुमान लगाए कि जब लोग अपने काम के लिए कम पैसे लेंगे तो क्या होता है। आप सही है, वे कम काम करेंगे। यह इतना सिंपल है। दूसरी ओर आप एक अलग दृष्टिकोण विजन अपना सकते हैं। केवल पैसे पर ध्यान देने के बजाय आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, एक मिनट रुको, मेरी कंपनी के पास एक प्रोडक्ट है। मैं चाहता हूँ कि यह प्रोडक्ट सबसे अच्छा साबित हो। पैसा मेरी कंपनी की क्वालिटी का केवल एक बाय प्रोडक्ट है। यदि अच्छे एप्लीकेशन बनाने का मतलब है कि मैं अपने एम्प्लॉय को ज़्यादा पैसा देना है, तो मैं ऐसा करूँगा। यह निश्चित रूप से कई उदाहरणों में से एक है। आप बिजनेस के सभी क्षेत्रों में इस तरह की सोच को लागू कर सकते हैं। फार्मास्यूटिक्स, गेमिंग और प्रोग्रामिंग डिज़ाइन अनगिनत ऑप्शन हैं। हम यह कहना नहीं चाहते हैं कि पैसा एक प्रेरक नहीं है, लेकिन पैसा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। क्या आपको लगता है कि बिल गेट्स तब भी दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनना चाहते थे जब उन्होंने खुद का बिजनेस शुरू किया था? शायद नहीं। वह बस एक युवा प्रोग्रामर था जिसे वह करना पसंद था और जो सबसे अच्छा प्रोडक्ट बनाना चाहता था, और कुछ 30 वर्षों के बाद दुनिया की सबसे मजबूत कंपनियों में से एक को लीड कर रहे हैं। और बिल गेट्स के साथ हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं। जो लोग केवल लाभ के लिए बिजनेस में प्रवेश करते हैं ना, वे सफल होते ही बेहद शक्तिशाली और फैंसी बन जाते हैं। बिल गेट्स के साथ ऐसा नहीं था। आप उसे किसी सनसनीखेज मैगजीन के पीले पन्नों पर नहीं देखेंगे। वह अपने बच्चों के साथ भी ऐसे ही है। उदाहरण के लिए बिल गेट्स अपने बच्चों की टेक्नोलॉजी के उपयोग के बारे में बहुत सावधान हैं। वह जानते हैं कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है और वह उनका अच्छे से पालन पोषण करना चाहता है जिन्हें असली चीज़ों का पता हो। और आप स्वयं, यदि आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो इस तरह से कुछ करने का प्रयास करना चाहिए। निष्कर्ष निकालने के लिए आप जिस चीज़ से प्यार करते हैं उस पर ध्यान दें। यह उतना कॉम्प्लिकेट नहीं है। बड़ी कॉरपोरेट मार्केटिंग छोटी ईमानदार कंपनियों के लिए नहीं है। पहले चैप्टर में हमने कहा कि पैसा कमाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वालिटी है फोकस कंपनी बनाना है, या हम उस दिशा में जाते रहेंगे। यदि आप इसको फॉलो करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण सलाह है जो रीवर्क में मिल सकती है। आप स्वाभाविक रूप से इस एक का पालन करेंगे। यूजुअल जो टीम मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में भूल जाए। यदि आप वास्तव में आप जिससे प्यार करते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं,
यदि आप अपनी चीज़ के लिए लड़ने के लिए वास्तव में तैयार है तो आपको बड़े मार्केटिंग की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से आपकी कंपनी का विकास शायद थोड़ा धीमा होगा, लेकिन आप अपना सारा ध्यान उन बातों में केंद्रित कर पाएंगे जो मैटर करती है, ना कि उन मामूली मार्केटिंग चीज़ों में जिन पर सभी लोग ध्यान केंद्रित करते हैं। आइए अपने खुद के अनुभव से शुरू करें। आपने कितनी बार टीवी विज्ञापन देखा है जिसमें कहते हैं इस हेयर प्रोडक्ट को खरीदें, यह आपके बालों को पहले से ही कहीं ज़्यादा खूबसूरत बना देगा। उस सहकर्मी को याद करें जो आपको नज़रअंदाज करता है। अब उसे आपको नोटिस करना होगा, क्योंकि आपके बाल बेहद खूबसूरत होंगे और अच्छे महक भी आएंगे। कहने की ज़रूरत नहीं है कि हमने पूरी तरह से रियलिस्टिक होने की कोशिश नहीं की है, लेकिन आपको इसका अंदाज़ा है। जब आप ऐसा कुछ सुनते हैं तो आप तुरंत जान जाते हैं कि विज्ञापन झूठ बोल रहा है। विज्ञापन और मार्केटिंग का पूरा उद्देश्य आपको कुछ खरीदने के लिए दबाव देना है। कहानी का अंत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें आपको समझाने के लिए झूठ बोलना पड़े। आप इस तरह की मार्केटिंग का सहारा नहीं लेना चाहते हैं, खासकर अगर आप कुछ ऐसी चीज़ बेचने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें कुछ क्वालिटी है। बेशक हम यह नहीं कहना चाहते हैं कि आपको पूरी तरह से मार्केटिंग को नज़रअंदाज करना होगा। मार्केटिंग ज़रूर है, लेकिन यह भी ज़रूरी है नहीं क्या कि इस बेईमानी के खेल में बहुत फंसे। उदाहरण के लिए कुछ विज्ञापन बनाने के बजाय जिन्हें हम सभी 1000 से अधिक बार देख चुके हैं, कुछ ऐसा बनाएं जो सबसे अलग हो, कुछ असाधारण हो। उदाहरण के लिए कुछ क्रिसमस थीम वाले विज्ञापन बनाने के बजाय आप अपना विज्ञापन ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में बना सकते हैं। इसके अलावा कोका कोला ने सबसे पहले ही अनगिनत टीवी विज्ञापनों में के साथ क्रिसमस को मोनेटाइज कर दिया है। इसका मतलब कि कोका कोला के लिए क्रिसमस वाले विज्ञापन प्रॉफिटेबल है और आपके लिए नहीं। इसलिए मूल सिंपल बने रहे और मार्केटिंग पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करें जो इतना अच्छा हो कि उसे मार्केटिंग की भी आवश्यकता ना हो। एक वर्कहोलिक, काम में डूबा हुआ, और एक प्रोडक्टिव व्यक्ति, दो कंप्लीट चीज़ें हैं। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो मूल्यों पर काम करता है। ऐसे समाज में हर समय काम में पूरी तरह से डूब जाना और दुनिया की दूसरी सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को भूलना आसान है। इससे भी ज़रूरी बात, यदि आप अपने आप को लंबे समय तक काम करने के लिए मजबूर करते हैं तो आप लेस प्रोडक्टिव हो जाएंगे। इसके बजाय आप जितना चाहे उतना काम करें। इसी तरह दूसरों से लंबे समय तक काम करने की मांग ना करें। ऐसा करने से आपके एम्प्लॉय आपका सम्मान करेंगे, क्योंकि वो देखेंगे आप उन्हें इंसान के रूप में मानते हैं, न किसी मशीनों के रूप में। पश्चिम के लोग इस बारे में भी डिंग मारते हैं कि वे कितना काम करते हैं। पिछले हफ्ते उन्होंने कितने घंटे काम किया। यह निश्चित रूप से ठीक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर किसी वर्कहोलिक काम में डूबे रहने वाला होना चाहिए। काम में डूबे रहने वाले व्यक्ति विशेष रूप से अपने काम के बारे में चिंतित है। वे एक ही समय में परफेक्शनिस्ट की भी है। यह एक डेडली कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इसका मतलब है वास्तव में कुछ भी नहीं किया जा सकता। आइए एक रियल लाइफ एग्जांपल लिए। मार्क एक अकाउंटिंग फर्म में काम कर रहे थे। अपने पूरे जीवन के दौरान उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का जुनून था, पहले स्कूल में और अब अपने काम पर। परिणाम स्वरूप थोड़े से काम टलने के मामूली हिंट पर भी वे बेहद बेचैन हो जाता था।
जब भी उसे एहसास हुआ कि उसे काम खत्म करने में थोड़ा अधिक समय लगेगा तो वह इतनी टेंशन में आ गया कि उसने काम पूरा करने के लिए सब कुछ अनदेखा कर दिया। उसने खाना, सोना और बाकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ भी नहीं की। परिणाम स्वरूप वह लंबे समय के लिए बीमार हो गया और वह उस काम को करने के भी लायक नहीं रहा जो इकट्ठा हो गया था। मार्क एक परफेक्शनिस्ट भी थे। कुछ भी अच्छा नहीं था, वह हमेशा कुछ गलती ढूंढता जिन्हें ठीक करने की ज़रूरत होती थी, और जब वह गलती ठीक हो जाती थी तो वह दूसरी गलती को ढूंढता और ऐसा करते रहता। कहने की ज़रूरत नहीं है, यह उसके लिए उतना ही तनावपूर्ण था जितना है कि उसके आसपास के दूसरे व्यक्तियों के लिए जो परफेक्शनिस्ट नहीं थे। इसलिए न केवल मार्क ने खुद को रोका बल्कि उन्होंने अपने सहयोगी को भी निराश किया। इसका मतलब यह नहीं है कि आप सभी गलतियों को छोड़ देना चाहिए, लेकिन क्या आवश्यक है इस पर विचार करने की आवश्यकता है, ना कि छोटी गलतियों पर। ऐसा करने के बजाय तब तक काम करने की कोशिश करें जब तक यह आपको सूट करे। एक एफिशिएंट वर्कर बनने में सबसे ज़रूरी चीज़ है कुछ घंटों लगातार काम करना। जब आप वास्तव में किसी चीज़ पर ध्यान लगाते हैं तो आप फेसबुक मैसेज, इंस्टाग्राम पोस्ट और दूसरे डिस्टर्बेंस से परेशान नहीं होना चाहते। लेकिन जिस दुनिया में हम रहते हैं, इस तरह की चीज़ों से खुद को अलग करना बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, खासकर तब जब आप हर 5 मिनट में अपने सोशल नेटवर्क को चेक करने के आदी हो गए हो। यह शायद उन चीज़ों में से एक है जिसमें जेसन फ्राइड और डेविन हेनमेयर ने सबसे अधिक जोर दिया है। वे प्रोग्रामर है और वे अफोर्ड नहीं कर सकते कि बेकार की जानकारी ने से उनका समय बर्बाद हो। यदि आप काम करते वक्त अपने सोशल मीडिया का यूज़ कम करना चाहते हैं तो बस फ़ोन बंद कर दे या कम से कम इंटरनेट बंद कर दे। अन्य तकनीकें भी, उदाहरण के लिए आप अपने फ़ोन को कार्यालय में कहीं रख सकते हैं जहाँ से फ़ोन यूज़ करना मुश्किल हो। यही कारण है कि आप शायद भी कभी जा पाएंगे और फ़ोन ले पाएंगे। बेशक तरीके और भी हैं, लेकिन जो आपको सबसे अधिक सूट करता है वो आप उसे ढूंढें। अगली चीज़ जो प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत ख़राब है वो है लंबी बेकार की स्टाफ मीटिंग। फ्राइड और हेनमेयर को इस टाइप की मीटिंग से नफरत थी और यह कारण है 10 लोग एक मीटिंग में हिस्सा लेते हैं जो केवल 1 घंटे तक चलती है। इसका मतलब है कि 10 घंटे के फोकस काम को कड़ी मेहनत के अलावा किसी और चीज़ पर खर्च किया गया है। बेशक मीटिंगें हमेशा ख़राब नहीं होती, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हैं जिन्हें बिना किसी मीटिंग के आयोजन के लिए नहीं किया जा सकता, लेकिन आपको बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि आप इसे दूर तक ना ले जाए। कई तरीके हैं जिनसे आप मीटिंग को प्रोडक्टिविटी के रास्ते में आने से रोक सकते हैं। बस मीटिंग की शुरुआत एक टाइमर सेट करें, जब समय ख़त्म हो जाएगा तो मीटिंग भी। इतना ही आसान। इसके अलावा आमतौर पर एम्प्लॉयर्स पहली बार इन मीटिंग को पसंद नहीं करते। जो लोग शर्मीले होते हैं वह बहुत सारे लोगों के सामने बोलना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि यह उनकी चीज़ नहीं है। यही कारण है कि आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि मीटिंग के दौरान सब कुछ ऑर्गेनाइज होता है। शर्मीले लोगों के साथ आमने सामने बातचीत हमेशा बेहतर होती है। इस तरह की बातचीत में उन्हें और पीछा रखा जा सकता है जिससे वह शायद बेहतर सुझाव दे पाएंगे और आखिरकार यह उनके लिए बहुत कम स्ट्रेस वाला होगा। आपको अपना बिजनेस शुरू करने के लिए जितना सोचते हो उससे कम की ज़रूरत होती है। आज के लोग फ्यूचर को लेकर बेहद सतर्क हैं। वे अपना समय और पैसा किसी ऐसी चीज़ में नहीं लगाते जब तक कि उन्हें पूरी तरह से यकीन नहीं होता कि वह काम उनके लिए फ़ायदेमंद होगा।
यही कारण है बहुत से लोग कभी भी अपने बिजनेस आइडिया को विकसित नहीं कर पाते। आज की दुनिया का आपको ध्यान से सब कुछ तैयार करने, 10 साल आगे का प्लान बनाने, इन्वेस्टर को इकट्ठा करने आदि के बारे में सिखाती है। रिवर्क में आप सीखेंगे कि ये सभी आपके बिजनेस शुरू न करने के लिए बहाने हैं। मान लीजिए आपको अपने ही शहर में एक वियतनामी सिंपल रेस्टोरेंट खोलने का आइडिया आया। आप वियतनामी खाना पसंद करते हैं और इसे पकाने का आनंद लेते हैं और लोगों को खाली प्लेटें लौटाते हुए देखते हैं। स्वाभाविक रूप से आप विस्तार करना चाहते हैं। हालांकि तुरंत आपके सामने कई अड़चनें आती हैं। कौन सी जगह पर खोले, कंपटीशन कितना कड़ा होगा, आपका 5 साल का प्लान क्या है। कुछ समय बाद आप शायद सब कुछ ही छोड़ देंगे और अपने कंफर्ट जोन में बैठ जाएंगे। फ्राइड और हेनमियर आपको जो सिखाते हैं वह बस यही है कि वही करना है जिससे आप प्यार करते हैं। बस रेस्टोरेंट खोले और देखें कि यह कहाँ जा रहा है। एक रेस्टोरेंट को लीड करने की प्रोसेस में आप कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने में सफल होंगे जो आपको सफलता की ओर ले जाएगा, और आप इन चेंजेस के लिए संभावनाओं को देख नहीं पाएंगे जब तक आप अपना पहला साहसिक कदम नहीं लेते हो। आज इंटरनेट पर आप लाखों खुद से बने कंसल्टेंट देख सकते हैं जो आपको विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं। वे बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप को इतने मुश्किल तरीके से बताते हैं कि आप इसे समझ भी नहीं पाएंगे। यही कारण है कि आपको उन्हें आपकी मदद करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। इन लोगों के झांसे पर ना आए। आमतौर पर उनके पास कोई भी ज्ञान नहीं होता है और वे जो भी करते हैं वह बात और केवल बात है। विशेष रूप से वे कुछ भी रियल नहीं करते हैं। चैप्टर नंबर 2, छोटा शुरू करने से मत डरो। शायद रिवर्क से सबसे महत्वपूर्ण लेने वाली चीज़ों में एक है। लेखक इसे इतनी बार दोहराते हैं कि हमें सिर्फ इसको बताना है। सबसे पहली, छोटी कंपनियों में बहुत कुछ सुंदर है। सब कुछ छोटा होता है, बहुत ज़्यादा पर्सनल है। आप हर एम्प्लॉय और उसके परिवार के बारे में पर्सनली जानते हैं। आप लोगों की एक छोटी कम्युनिटी बन जाती है जो एक ही आइडिया के लिए लड़ते हैं। यह कुछ ऐसा है जिसे प्यार किया जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप बड़े हो जाते हैं आप अपनेपन की इस भावना को खो देते हैं। इसलिए छोटी चीज़ों के साथ शुरू करने से डरो मत। पहली बारी है, जो कुछ भी आपके पास में है, जो भी काम करता है उसका उपयोग करें और देखें कि चीज़ें आपके लिए कैसे चल रही है। बहुत ज़्यादा कर्जों में ना डूबे क्योंकि आपको लगता है कि आपका आइडिया काम करने वाला है। यदि आप बहादुरी से अपने बिजनेस शुरू करने का डिसीजन लेते हैं तो चांसेस है आपके पास पहले से ही एक नौकरी हो। अपनी पुरानी नौकरी को पूरी तरह छोड़ने के बजाय दोनों करने की कोशिश कीजिए और देखिए कि चीज़ें कैसे चल रही है। अपने नए बिजनेस पर अनगिनत घंटे न लगाएं, बस इसके बारे में सोचकर शुरुआत करें और हफ्ते के कुछ घंटे और अपने बिजनेस आइडिया को डेवलप करने के लिए दो। कुछ समय बाद आप यह तय करने में सक्षम होंगे कि क्या आपको अपनी पुरानी नौकरी को पूरी तरह से छोड़ देने की आवश्यकता है। छोटे से शुरू करने का मतलब है कि आपकी कंपनी के कुछ सेक्टर अनडेवलप्ड रह जाएंगे। ऐसे सेक्टरों पर आपको शुरू से ध्यान देना चाहिए। एक कोर सेक्टर है, एक कुछ ऐसे सेक्टर है जिनके बिना आपकी कंपनी काम नहीं कर सकती। आइए एक बार फिर वियतनामी रेस्टोरेंट का उदाहरण पेश करें। इसी जगह खोलने के लिए आवश्यक चीज़ें, बेशक फूड इंग्रेडिएंट्स, और आप बेस्ट इंग्रेडिएंट्स हासिल करना चाहते हैं। दूसरी ओर कौन बेकार के सामान के बारे में परवाह करता है, जैसे कि रेस्टोरेंट पर कुर्सी की क्वालिटी। यदि आप उस पर बैठ सकते हैं और नीचे नहीं गिर रहे हैं तो वह अपना काम कर रहे हैं, कम से कम शुरुआत के समय पर। चलिए एक उदाहरण और लेते हैं। मान लें कि आपको पेंटिंग करना पसंद है, यह आपका पैशन है और यह एक चीज़ जिसे आप सबसे ज़्यादा करना पसंद करते हैं। अब एक बात जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है
वह है आपकी स्किल। यदि आप अपना समय और पैसा बाहरी सामान में लगा दोगे, जैसे कि फ्रेम, तो आप एक औसत सिंपल दर्जे की पेंटिंग और एक औसत सिंपल दर्जे के पेंटर बनकर रह जाओगे। यह संगीत के साथ भी लागू होता है, जो आपके लिए ज़रूरी है। उसमें ध्यान लगाने के बजाय, जैसे कि आपकी तकनीक, आप दिखावे जैसी चीज़ों पर ध्यान लगाते हो, जैसे कि लुक्स, और एक बार फिर तुम एक अच्छे दिखने वाले औसत दर्जे के संगीतकार बनकर समाप्त हो जाओगे। अंत में छोटे छोटे से शुरू करने से डरो मत, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इम्पोर्टेंट चीज़ों को सही से प्राप्त करें। चैप्टर नंबर 3, बहुत जल्द इन्वेस्टर के लिए खोज न करें। यह एक सिम्टम है कि अपनी नौकरी में जल्दबाजी करने का। जैसे ही आप अपनी पहली सफलता प्राप्त करते हैं, आप कुछ इन्वेस्टर को ढूंढने लगेंगे जो आपकी कंपनी को विकसित करने में मदद करेंगे, लेकिन ऐसा करने से आप कई गलतियां कर सकते हैं। सबसे पहले, इन्वेस्टर को खोजने का मतलब यह है कि कंपनी में आपका हिस्सा छोटा हो जाएगा। यदि चीज़ें सही तरीके से आगे बढ़ती है तो आप कम पैसे होने के कारण समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि आप शुरुआत में बहुत जल्दबाजी में थे। दूसरा, इन्वेस्टर पर भरोसा करके आप उनकी राय के अनुसार अपनी कंपनी के लिए नियमों को बदलने के लिए डिपेंड रहोगे, और यह एक ऐसी चीज़ है कि जिसे आप नहीं चाहते हैं। आखिरकार, आप अपना खुद का बिजनेस शुरू इसलिए करना चाहते थे क्योंकि आपको लीडर बनना था जो डिसीजन ले सके। और यहाँ हम एक और महत्वपूर्ण बात पर आते हैं। यदि आप बिजनेस शुरू इसलिए करना चाहते हैं ताकि आप इसे बेच सके, जब वह थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हो जाए तो इसे शुरू करने से परेशान ना हो। चैप्टर नंबर 4, रिज्यूम और फॉर्मल एजुकेशन पर भरोसा न करें। सबसे पहले, रीराइट आपको सिखाता है कि जब ज़रूरी हो तब ही हायर करें। इस तरह आपके पास एक एम्प्लॉय होगा जो आपके लिए बिल्कुल ज़रूरी है, और एम्प्लॉय अपने को जिम्मेदार और वहाँ होना ज़रूरी समझेगा। जब कुछ से लोगों को काम करने रखने की बात करें तो सावधान रहे कि बड़ी कंपनियों में लोग को काम पर रखने के तरीक़ों को कॉपी करने की कोशिश न करें। वे जो करते हैं वह अनगिनत जॉब इंटरव्यूज़ की लिस्ट बनाना है जो लोगों के रिज्यूमे पर आधारित है। ये दो बेकार की चीज़ करने के समान है। आप अपना और दूसरों का समय बर्बाद कर रहे हैं। इसके बजाय अपनी खुद की गट फीलिंग में भरोसा रखें। कई रिज्यूमे पढ़ने के बजाय पोटेंशियल एम्प्लॉय को ढूंढने के लिए मौजूदा एम्प्लॉय की मदद लें। यदि आपके पास पहले से ही अच्छे मेहनती एम्प्लॉय है तो नए लोगों को खोजने में आपकी मदद करने के लिए कहने से डरे नहीं। क्यों रेज्यूमे ज़रूरी नहीं है? सबसे पहले, संभावना है कि पोटेंशियली एम्प्लॉय ने खुद अपना रेज्यूमे ना लिखा हो। ऐसे लोग हैं जो पैसे के लिए रेज्यूमे लिखते हैं। भले ही आप इंटरव्यू के दौरान इसे नोटिस कर लोगे, लेकिन समय बर्बाद क्यों करोगे? इसके बजाय अपने मौजूदा एम्प्लॉय के कहने पर कुछ इंटरव्यू रखें और देखें कि सब कुछ आपके लिए कैसे चल रहा है। चैप्टर नंबर 5, फेलियर केवल एक संभावना है, यह ज़रूरी नहीं है। जैसे ही आप यह महसूस करते हैं कि आप अनेक असफलताओं से शांत दिमाग से निपट सकते हैं, इसके बारे में ज़रा सोचें। क्या उसेन बोल्ट ने हर एक दौड़ जीती थी है जिसमें उन्होंने भाग लिया था? निश्चित रूप से नहीं। क्या एक अच्छा आइडिया होने का मतलब यह है कि आप सफल होने वाले हैं? हरगिज़ नहीं। इसलिए आपको फेलियर को एक्सेप्ट करना आना चाहिए, भले ही वे जितनी बड़ी हो, निश्चित रूप से आएंगी। इसे दबाने की कोशिश करने के बजाय आपको इसे एक्सेप्ट करना चाहिए और इसके लिए तैयार होना चाहिए, कम से कम इमोशनली। उदाहरण के लिए, मान लें कि सब कुछ ठीक चल रहा हो, आपने अपना बिजनेस शुरू कर दिया हो और उसे एक्सपांड करने में शुरू कर दिया हो। शायद आप इसे लेकर बहुत आगे की सोच रहे हैं और आपने जितना आपके पास है उससे ज़्यादा पैसा उधार ले लिया है, और कुछ समय बाद आपको पता चलता है कि आप अपना उधार वापस नहीं कर पाएंगे।
इसके बारे में ज़्यादा परेशान होने के बजाय आपको यह एक्सेप्ट करना चाहिए कि समस्या मौजूद होती है, लेकिन इससे निपटना चाहिए। खुद के साथ ईमानदार हो, कुछ ऐसा कहे, हाँ मैं अब फेल हो गया हूँ, लेकिन इसका मतलब है कि मुझे अब पता है कि भविष्य में क्या नहीं दोहराना है। प्रॉब्लम्स के बारे में एक अच्छी कहावत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल सॉल्यूशन है। यदि आप इस दृष्टिकोण से सब्जेक्ट की ओर आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि प्रॉब्लम को एक चुनौती के रूप में देखा जा सकता है जिसे सॉल्व किया जा सकता है। बिजनेस को लीड करते समय इस तरह की मानसिकता जरूरी है। कुछ बेहद सफल लोगों ने अपने करियर के शुरुआती दिनों में संघर्ष किया, सिर्फ बाद में दुनिया में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल बनने के लिए। यही बिल गेट्स केवल एकेडमिक सफलता के आधार पर अपनी योग्यता देखते तो हमारे पास आज माइक्रोसॉफ्ट नहीं होता, क्योंकि बिल गेट्स वास्तव में एक अच्छे स्टूडेंट नहीं थे। तो इससे हमें निष्कर्ष यही मिलता है, हमारी राय के अनुसार ये सबसे ज़रूरी सीखने वाली चीज़ों में से एक थी, लेकिन हम आपको अपने दम पर किताब पढ़ने के लिए इनकरेज करते हैं और ख़ुद को जज करने के लिए कहा। शायद आप कुछ ऐसा ढूंढ सकते हैं जो आपकी पर्सनल समस्या से संबंधित है। और अंत में आपको इन स्टेटमेंट्स को याद रखना चाहिए जो रिवर्क से मिल सकते हैं। पहला, आपका बिजनेस आइडिया कुछ ऐसी चीज़ से जुड़ा होना चाहिए जिसे आप लड़ोगे। केवल इसलिए बिजनेस शुरू न करें क्योंकि आप इसे कुछ सालों के बाद इसे बेचना चाहते हैं। कुछ ऐसा करें जो वास्तव में आपके लिए मायने रखता हो। दूसरा, बड़ी कॉर्पोरेट मार्केटिंग छोटी ईमानदार कंपनियों के लिए नहीं है। बड़ी कंपनियों के मार्केटिंग के तरीके का प्रयोग करने की कोशिश न करें, खासकर अपने बिजनेस के शुरुआती दिनों में। इसके बजाय सबसे ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान दें। तीसरा, वर्कहोलिक होना और प्रोडक्टिव व्यक्ति होना दो कंप्लीट चीज़ें हैं। अगर आप देखते हैं कि काम थोड़ा धीमा चल रहा है तो घबराए नहीं। अनकंस्ट्रक्टिव और चिंता वाले काम पर कई घंटे बिताने के बजाय इसे आसान बनाएं। टहलने जाएं या पुशअप्स का एक सेट करें। 1 घंटे का फोकस काम 10 घंटे के वर्कहोलिक काम से बेहतर है। चौथा, आपको शायद अपने बिजनेस शुरू करने के लिए जितना सोचते हो उससे कम की ज़रूरत है। शुरुआत में हर कोई छोटा होता है। शुरुआत में इसे सिंपल और छोटा रखने से न डरे, यह लंबे समय तक आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। पाँचवा, छोटे से शुरू करने से नहीं डरे। छठा, इन्वेस्टर के लिए बहुत जल्दी खोज न करें, वे आपको खरीद लेंगे और आप अपनी खुद की कंपनी कर कंट्रोल खो देंगे। सातवां, रेज्यूमे और फॉर्मल एजुकेशन को भरोसा ना करें। जैसे कि फ्राइड और हैनमेर का कहना है कि अपनी खुद की इंस्टिंक्ट पर भरोसा करें, अपने एम्प्लॉय से पर्सनली मिलें। आठवां, असफलता केवल एक संभावना नहीं है, यह ज़रूरी है कि हर कोई फेल हो जाता है, आप भी निश्चित रूप से होंगे। यही कारण है कि आपको यह एक्सेप्ट करना होगा कि आगे कुछ प्रॉब्लम आएंगी और आप उससे डरने के और घबराने वाले नहीं है। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल सॉल्यूशन है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। Hunter 45 मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में।